बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में जी, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। हेलो बच्चों, मेरी दुकान ओपन हो चुकी है, अपनी अपनी दुकानें क्लोज कर दें। ओके, चैप्टर नंबर 3 लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4। आसान चैप्टर है लेकिन एमसीक्यूज के एतबार से कमाल का चैप्टर है। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैफ में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक पेपर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैफ 6 BIA। ये BIA का एक चैप्टर है। ये BIA का क्या है? एक चैप्टर है। वहां जाके भी आप डेफिनेट पढ़ेंगे, तो यहां पे पढ़ लेंगे, वहां जाके आपको जरा बातें जरा आसानी से समझ आ जाएंगी। चले जी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस के पास जो पैसा है, अगर वो बिजनेस के पास पैसा कम है, वो किन किन जरिए से पैसा अरेंज कर सकता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर में आप कहां कहां से पैसा मैनेज कर सकते हैं ये सीखेंगे। ये तो आपके इंटरेस्ट वाली बात ही है ना, क्या ख्याल है? तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हम बिजनेस का फाइनेंस कहां कहां से हासिल कर सकते हैं, आइन जरा। उससे पहले हम यहां पे 4 चीजें पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना, यह सबसे मेन टूल होता है। पैसे जब आते हैं, जितनी स्पीड से पैसे आते हैं उतनी स्पीड से चले जाते हैं, उनका मैनेज करना बड़ा जरूरी है। जी जी, रोज होती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फिर पैसों को कहां से, किन किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। फिर डेट वर्सेस इक्विटी फाइनेंस, ये याद है हमने पढ़ा था, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, याद है? वो पार्टनरशिप वाले कर सकते हैं और कंपनी वाले, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग, ये तो हमने इकोनॉमिक्स में भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में भी ये वैसे होगा। डन जी, 4 चीजें हमने पढ़नी। स्टार्ट करते हैं जी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? कहता है एनालाइजिंग डेटा एंड कैश फ्लो, ये साइंस एस्पेक्ट है। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, या आर्ट एस्पेक्ट है। कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो का मतलब कैश का आना भी और कैश का जाना भी। कैश इनफ्लो, कैश का आना, कैश आउटफ्लो, कैश का जाना। ये तो QAB में आप लोगों ने NPV और IR की कैलकुलेशन में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो का तारुफ हुआ है। डन जी। अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, ये ऑन द बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये आर्ट है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। डन जी। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नंबर 1, सूटेबल बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंडिंग। कहता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंडिंग के दरमियान में आपने सूटेबल बैलेंस रखना है। अगर आपने 6 माह के लिए उधार लिया है, तो 6 माह के अंदर वो उधार वाला पैसा आपने वापस करना है हर हाल में, और जिस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया है उस प्रोजेक्ट से फायदा उठाने के बाद वो पैसे वापस कर देने हैं। लॉन्ग टर्म फंडिंग है, तो लॉन्ग टर्म फंडिंग के दरमियान में आप लोगों ने बैलेंस रखना है। पैसे का ले लेना ये बड़ा आसान है, पैसे को वापस करना नहायत मुश्किल है। तो जब आप लॉन्ग टर्म फंडिंग ले लेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहता है इसके दरमियान बैलेंस बड़ा जरूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट कैश फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डे टू डे खर्चों के लिए कहता है आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। ये तो जो हमने पढ़ा था लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी केन्स की, और केन्स के 3 मोटिव में से पहला मोटिव है, बताएं कौन सा मोटिव है? केन्स ट्रांजैक्शनल मोटिव। केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस में, केन के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में भाई 3 मोटिव थे। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोग अपने पास कैश क्यों रखते हैं? 3 मोटिव, ट्रांजैक्शनल मोटिव, फिर ना स्पेकुलेशन से पहले कुछ हो रहा था ना जी, ट्रांजैक्शनल मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव,
पेपर पास हो जाएगा आप लोगों का, टेंशन ना है। असल में रिवीजन नहीं की ना, रिवीजन नहीं थी, वरना तो आपको पता था कि ट्रांजैक्शनल आंसर है। रोज घर जाके 3 घंटे पढ़ रहा है, ये कौन 3 घंटे पढ़ रहा है? 3 घंटे के लेक्चर, 2 घंटे रिवीजन। 3 घंटे का लेक्चर कौन सा? कल से होगा। बंदा तो ये चौक पे खड़ा कर दे और एक एक करके तो रख के लगाता रहे बस। बस 3 घंटे का लेक्चर अभी कल से होना है, रोना आसाट कर दिया पूरा भाई। पूरा सेशन तो नहीं, पूरा सेशन 1-1 घंटा गुजरा है ना भाई। हाँ 1-1 घंटा गुजरा है ना भाई। हाँ रो पिट ले बाद तू भाई, कल के बाद तू रो, अभी मैं 3 घंटे पढ़ाने तो दे पहले। नहीं बच्चों ये भी तो अभी अब पीआरसी में है, अभी कैफ में जाएं फिर आपके साथ देखें होना क्या है। कैफ में तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब तो पीआरसी में घबरा गया है। देखो पढ़े बगैर आपके पास गुजारा नहीं है, ना पढ़े बगैर आपके पास ऑप्शन है। काश ऑप्शन होती, हम क्यों पढ़ा, अब मुझे क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करवाने की। बात ठीक है, ऊपर से करवा करूँ कि अभी हो गया, चलो जी सिलेबस खत्म। भाई मसला ये आप लोगों को पास करवाना है, और आप लोगों को पास होने के लिए जरूरी है आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लगे फिर भी पढ़ना पड़ेगा, भाई नहीं अच्छा लग रहा बच्चों फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। बात समझ आ रही है? 1 घंटा गुजरे, 2 घंटे गुजरे, बच्चों हमें इसको घर जाके तैयार करना ही करना है। काश ऑप्शन होती है इसके अलावा कुछ और करने की, नहीं ऑप्शन, घर जाके पढ़ना ही पढ़ना है, मेहनत करनी है। अब एग्जाम की डेट आ चुकी है, हम कह नहीं हम स्कूल डॉट से काम से चलना चाहते हैं, भाई नहीं चल पाएंगे। हालात बदलते हैं तो भाई अपनी तैयारी डायनामिक बने। बात समझ आ रही है? हालात बदलेंगे, अपने आप को बदल दें। प्रोग्राम स्लो नॉर्मल चल रहा था, अब एग्जाम डेट पहले आ गई, अब अपने आप को तैयार कर लेंगे, यार हमने इंशाल्लाह ज्यादा पढ़ना है, हम ज्यादा करेंगे, इंशाल्लाह मैंने पेपर पास करना है। अब जब ये जज्बा रखेंगे तो आपके अंदर पढ़ने की मोटिवेशन आएगी। अगर आप ये सोचेंगे यार सर ने 2 घंटे पढ़ा दिया, भाई मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाना है ना, आप लोग पास हो जाए, मैंने अपने लिए थोड़ी पढ़ाना है। क्या ख्याल है? बस समझा? मैं कल के लिए जो क्लास रख रहा हूं मैं अपने लिए रख रहा हूं नहीं, मैं आपको ज्यादा टाइम देकर चीजों को आराम से और अच्छा समझाने के बाद आपको पढ़ा सकूं, चैप्टर क्लोज कर सकूं। आप लोग पास हो जाएंगे। आप लोग जोर से ज्यादा टेंशन ले रहे हो। आपको क्या, आपके बड़े भी यही टेंशन लेते थे, जो आपसे पहले पीआरसी गुजार चुकी है, जो आपसे पहले पीआरसी गुजार चुके हैं। जब वो पीआरसी में थे उनके भी हालात ये होते थे। ये नॉर्मल है, एग्जाम के करीब आना और ये फील होना कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये मोर देन नॉर्मल है। और बता दूं आपको, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता क्लास में पूरी कि एग्जाम डेट आ जाए वो रिलैक्स हो मेरी तैयारी है। एक सिंगल बच्चा नहीं होता। सारे परेशान होते मेरी तैयारी नहीं है, सारे परेशान होते मुझे नहीं आता। तो इसका मतलब अच्छा पूरे पाकिस्तान के बच्चों का यह हाल है, तो ये नॉर्मल बात है। आप में से अगर एक बच्चा ये कि मुझे कुछ नहीं आता, मेरी सही तैयारी नहीं है, तो नॉर्मल है। सारे अपने आप से पूछ लें, सारों को फील हो रहा है सर मुझे नहीं आता, हालांकि आपको आता है। चीजें हाइबरनेट हो गई, छुप गई हैं। जब मैं ये क्लोज करूंगा, कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आप जब रिवीजन करेंगे रोज के 2 3 चैप्टर वाइज, फिर चीजें आपको बस सारी दोबारा जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, रिकॉल करना शुरू हो जाएंगे। फिर आप मॉक देंगे, हालात बेहतर हो जाए। आपने 1-2 बार खुद से किताबें मुकम्मल कर लेनी है। अब एग्जाम डेट से पहले आप मोर देन तैयार होंगे, मोर देन तैयार होंगे। तब तक चीजें आपको आती होंगी। उससे पहले रोना पिटना छोड़ दे, मैं तो यही कह सकता। अगर आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं, दिमाग कहेंगे मैं तो पहले कहता तू तो है ही हड्डाराम नालायक है, मुझे तो तेरे अंदर फिटिंग नहीं होना चाहिए था, गलत जगह पर मैं आ गया। देन देखो, या तो आप देखो, या तो आपको दौरे पड़ते हों, पैनिक अटैक आते हों, या तो आपका ताल्लुक गजनी से हो कि मुझे चीजें भूल जाएगी इस ड्यूरेशन में, या तो आप लुनेटिक हैं, या तो आप पागल हैं। देखो अब रैशनल पर्सन है माशाल्लाह। क्या मैं जो बात कर रहा हूं अब तक पहुंच रही है? बच्चों अगर आप ये लेक्चर आप लोग सारे लेके भी एग्जाम में चल जाएं, अब फिर भी एग्जाम पास कर सकते हैं। पता नहीं क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप लोगों ने मेरे साथ पूरा लेक्चर लिया, उसके बाद आप लोग खुद से रिवीजन करेंगे, फिर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर मॉक करेंगे, सर आपके भी पास हो जाएंगे।
हाँ, अब पास हो जाओगे। पता नहीं मैं कैसे यकीन दिलाऊं लोगों को। सर 10-15 में ठीक करेंगे। मोटिवेशन लेकिन आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी और आप लोग इंशाल्लाह पास भी हो जाएंगे। देन आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। दिमाग को यही नहीं कहना कि इतना पढ़ लिया तेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। दिमाग कहता हाँ अब तू जोर लगा भी ले तो इंशाल्लाह ताला हम नहीं पढ़ेंगे। फिर दिमाग एक बच्चे की तरह है। दिमाग क्या है जी, मेरे पास टाइम कम है वरना आपको पूरी एक ब्रेन साइकोलॉजी के ऊपर ना पूरी की पूरी टॉक करता। दिमाग तबाही, दिमाग जो है जिन्नात में से एक जिन है पूरा। ये कमाल की चीज। मुझे आगे कोर्स फिर किसी कल वाले लेक्चर में आपको ना ब्रेन साइकोलॉजी बताऊंगा कि ब्रेन क्या तबाही की चीज है यार। ध्यान जी चलो अब मुझे पढ़ाने दो। एक बात याद रखना, एक बात याद, जब तक नुकसान नहीं होता नुकसान के बारे में नहीं रोना। जब तक लॉस नहीं होता, हादसा नहीं होता, कुछ नुकसान नहीं होता, उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके बाद में परेशान नहीं होना। जो चीज हुई नहीं है, जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में नहीं परेशान होना। जब वो होगी फिर परेशान हो ना। एक नुकसान हो गया, एक बंदा परेशान ही नहीं हो रहा, उसको वो लाइक रो पढ़ परेशान हो, अब नुकसान हो गया तेरा। नुकसान होने पर दुख का ना होना ये भी अब नॉर्मेलिटी है। नुकसान हो गया तो नेचुरली अब दुख होना चाहिए। मुझे बात समझ आ रही है? लेकिन एक चीज बुरा हुआ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, पहले ही तबाहियां मचा दी अपने ज़हन के अंदर। वो मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा हादसा हो जाएगा, अब ट्रेन ऊपर से गुजर जाएगी और जलजला आ जाएगा, मैं तो जमीन के अंदर चल जाऊंगा और मैं खाना नहीं खाऊंगा और मेरा पेपर फेल हो जाएगा, मेरी तो तैयारी नहीं हो पाएगी। 4 दिन रह गए, 4 दिन के बाद शादी भी है ठीक है, कजन की, और उसकी भी तैयारी है, पढ़ना ही है। क्या हो गया? क्या कह रहा है? तो बच्चों जब तक कुछ बुरा ना हो, अल्लाह ना करे कभी बुरा हो, जब कोई परेशानी ना आए, बच्चों जबरदस्ती परेशानी को ऑप्ट ना करो। बच्चों नहीं करना। बातें सुन के तसल्ली हो गई। अभी आपके पास बच्चों टुडेज 24 6 दिन ये हैं, 13 दिन वो हैं। कितने सर? 19 दिन पड़े हैं यार। अभी 12 दिन, 19 दिन, 18 दिन 18 दिन बहुत दिन होते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। अभी तो ना हार मानो ना, अभी तो ना हार मानो। 18 दिन तक तो तैयारी कर लो, एग्जाम तक तो लड़ाई लड़ लो। डन जी? हाँ, जितनी हिम्मत होती है उतनी मेहनत करे बस। बाकी ऐसी की तैसी कॉन्सेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा, पेपर फेल होना पास होना भाड़ में जाए, मैंने मेहनत करना है। डन? चलो आगे चलते हैं। अब मुझे किसी ने कहा ना कि मेरा पेपर फेल हो जाएगा यार, मेरी तेरी तैयारी नहीं है, 18 दिन है और तैयारी करें। नहीं सही तैयारी तो और तैयारी करें, यू हैव टाइम। डन जी? हाँ, याशी प्रोग्राम छोड़ दें, सोशल मीडिया को गोली मारें और घर जाके सिर्फ किताबों को पढ़े बस। आपका मकसद क्या, गोल क्या, ऑब्जेक्टिव यही है ना। मैयर करें कि आज कितनी देर पढ़ा, स्पेसिफिक होना चाहिए ना। अभी हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में यही पढ़े ना। अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें, गोल सेट करें, 3 पेपर निकाल लें मेरे इसी अटेम्प्ट में, और उस गोल के लिए प्लान सेट करें, प्लान बनाएं, आवर सेट करें, इतने घंटे रोज पढ़ूंगा मैं। आगे आ जाए यार। पार्ट नंबर 3 जी, एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन इक्विटी। अच्छा जी बच्चों, हमने क्या करना जी, भाई बस अब बस हमने क्या करना जी, फाइनेंस को मैनेज करना है। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कहता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की फंडिंग को मैनेज करो, रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करो, जो जरूरी हैं वो करो, जो गैर जरूरी हैं उनको एलिमिनेट करो। अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन इक्विटी, कहता है बैलेंस रखें इक्विटी फंड में और डेट वाले फंड में। इक्विटी के बारे में पता है कि हम पैसा हासिल करेंगे शेयर इशू करके। डेट फंडिंग का मतलब है डेट मीन उधार, डेट मीन उधार। हम क्या करेंगे, पैसे उधार ले लेंगे और पैसों को मैनेज करेंगे। कहता है कुछ पैसे उधार ले लो, कुछ पैसे अपने शेयर्स को बेच के क्या कर लो, मैनेज कर लो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, सारा के सारा पैसा इक्विटी से क्यों नहीं ले सकते? रिस्क है।
अगर मैं सारे शेयर इशू कर दूंगा, मैं अपना ओनरशिप को खत्म कर बैठूंगा, यानी कि मालकाना हकूक मेरे पास कम रह जाएंगे अगर मैं सारे शेयर बेच दूंगा। अच्छा, फिर कर्जा ज्यादा ले ले, नहीं, अगर कर्जा ज्यादा ले लेंगे तो मेरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आ रही होगी। जब कोई इन्वेस्टर एसओएफपी को देखेगा यार ये तो सारा के सारा जो बिजनेस है ये सारा कर्जों पे चल रहा है, इसके बाद अपने तो करंट नॉन करंट एसेट्स तो इसके पास बड़े कम है, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ना मैं ज्यादा इक्विटी से फाइनेंसिंग कर सकता हूं, ना मैं ज्यादा डेट फाइनेंसिंग कर सकता हूं, तो मुझे बैलेंस अप्रोच से चलना है और मुझे कोशिश करनी है फाइनेंस को कैसे मैनेज करूं जी। इतना तो मेरा साथ दे दो ना, अब इतनी तकरीरें की हैं मैंने, मैं फाइनेंस को कैसे मैनेज करूं जी? जी बैलेंस करेंगे शॉर्ट टर्म इसका ताल्लुक अकाउंटिंग से है। अब बताएं, हिंट दे दिया। सवाल यह है, मैं ज्यादा पैसा इक्विटी से भी नहीं हासिल कर सकता क्योंकि मैं ओनरशिप मेरी कम हो जाएगी, मैं ज्यादा पैसा बैंकों से उधार भी नहीं ले सकता, मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बताएं फिर मैं पैसे को कैसे मैनेज करूं? एक तरीका ये हो गया खर्चे कम कर दे, दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका हो गया भैया मेहनत क्यों नहीं करते, अब मेहनत करें, सेल ज्यादा करें, अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाए ना, नेट प्रॉफिट बढ़ाए ना, वहां से पैसा मैनेज करें ना, बिजनेस में मेहनत करें ना, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को मेहनत करें ताकि नेट प्रॉफिट ज्यादा हो, वो वाला पैसा आप लोग इस्तेमाल कर लें। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं जी, फाइनेंशियल मैनेजर्स। बच्चों फाइनेंशियल मैनेजर क्या होगा जी? जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा ये फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा और कैश फ्लो को मैनेज करेगा। फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है? सीएफओ। फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है? सीएफओ। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर दैट इज द सीएफओ। ये क्या करता है? मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ कंपनी फॉर ओनर। ये यहां से एमसीक्यूज पूछता है सीएफओ के या फाइनेंशियल मैनेजर के रोल्स क्या होते हैं। नंबर 1, ये क्या करेगा? ये करेगा कि कंपनी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे ताकि शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाए शेयर होल्डर के लिए। डे टू डे कैश फ्लो को मैनेज करेगा, नई इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करेगा कि कहां कहां जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है कंपनी के पास वो किस जगह पर इन्वेस्ट करके पैसे वहां से हम बना सकते हैं। डिसाइड द बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स, किसके दरमियान मिक्सिंग करनी है? डेट फाइनेंसिंग वर्सेस इक्विटी फाइनेंसिंग, कि क्या हम 60% इक्विटी करें और 40% डेट कर लें, या 60% डेट और 40% इक्विटी करें, या 50-50 करें, क्या करना है ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा। यहां तक कोई सवाल? ये सारी रीडिंग है, कोई रट्टे वाली बात इसमें नहीं है। की एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर टू अचीव प्राइमरी गोल। रोल वो क्या थे? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, और ये क्या है? की एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। दोनों अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे कि फाइनेंशियल मैनेजर्स के रोल्स क्या है तो आप ये याद कीजिएगा, और एक्टिविटीज क्या है वो ये है। और अगर वो ये कह दे कि फाइनेंशियल मैनेजर्स की फीचर्स क्या है तो अब इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर एमसीक्यूज पूछे रोल के साथ तो ये आएंगे, कि एक्टिविटीज पूछे तो ये आएंगे। डन जी। और अगर इन दोनों को देख रहे दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है जी? एक ही चीज है। लेकिन अगर वो एमसीक्यूज में की एक्टिविटीज का वर्ड लिख देगा तो मजबूरन है मुझे इन्हीं को देखना पड़ेगा। कह रहा फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, पैसे को प्लान करेगा, मीन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान फॉर प्रोजेक्ट रेवेन्यू, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वहां से रेवेन्यू कैसे आएगा, खर्चों का, और फाइनेंसिंग नीड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो फ्यूचर में मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी इसके सारे प्लानिंग कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर करेगा। ये जो फंड पैसे को क्या करेगा? पैसे को क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ये ढूंढेगा कौन से प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, ये उस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट की या जिस प्रोजेक्ट में पैसे लगाना होगा उसकी फिजिबिलिटी कैलकुलेट करेगा। फिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? बेसिक लेवल पर
इन्वेस्टमेंट फिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, वो उस प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करेगा, आईआरआर कैलकुलेट करेगा और पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेगा। फिर इन तीनों को कंपेयर करेगा। इन तीनों को कंपेयर कैलकुलेट करने के बाद जिसकी पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही होगी उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेगा। फाइनेंसिंग, अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पैसों को अरेंज करेगा। कंसीडरिंग रिस्क फ्रॉम मार्केट डिमांड, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक कंडीशन, जो ये रिस्क फैक्टर आएंगे इस रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करेगा। कोई सवाल यहां तक? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दो तरह से हम फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं, ये रीड कर लीजिएगा, ये रीड कर लीजिएगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, भाई एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब क्या? शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब क्या भाई, जो हमें पैसों की जरूरत है तकरीबन एक साल तक, साल के अंदर अंदर जो फाइनेंसिंग होगी वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होगी। 5 साल, 10 साल, 6 साल ये जो फाइनेंसिंग करेंगे ये हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करेंगे। डन जी। अच्छा, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या है जी? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टिपिकली नीड फॉर लेस देन अ ईयर, ठीक है, इज यूज टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल। हम वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है जी हमारा? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये वो कैपिटल होता है जो काम पर लगा होता है। कौन सा कैपिटल वर्किंग कैपिटल होता है जी? जी, वो कौन होता है जी? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करें, इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं जी। और ये डे टू डे ऑपरेशन। करंट एसेट क्या जी? भाई क्रेडिट सेल की रिसीवेबल है, प्री पेमेंट्स है, एडवांसेस हैं। डन जी, क्लियर है? स्टॉक है, उसको कल को सेल कर देना है, 2 माह बाद सेल कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या है? ये एमसीक्यूज में पूछता है, इनके नाम भी पूछता है और इनकी डिटेल भी पूछता है। पहला वाला ट्रेड क्रेडिट, बैंक लोन, कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, ऑपरेटिंग लीज, फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग और रिसीवेबल। ये 5 हमारे पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, इनके नाम याद कर लेंगे, ठीक है। मेमोराइज नेम। इनके नाम याद रखेंगे और ऑब्वियस बात है इनको तो याद रखेंगे। नंबर 1 ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर ये तो आप जानते हो मेरे से अच्छे। ट्रेड क्रेडिटर जब आप उधार सेल करते हैं। ट्रेड क्रेडिटर क्या करते हैं? जब उधार सेल करते हैं, दैट इज योर क्रेडिटर्स। देन जी ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो जो ट्रेड क्रेडिट होगा या हमारे पास अकाउंट पेएबल होगा, और अगर हम सेल करें तो फिर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे जो हमारे पास डेटर्स होंगे। डन। हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करें, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करें, देखियो अगर तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं रॉ मटेरियल खरीदना चाहता हूं तो एक ही फैसिलिटी बनती है कि उधार पे रॉ मटेरियल खरीद लूं। तो अगर उधार पे रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो ऑब्वियस बात है वो मेरा पेबल होगा ना। क्या ख्याल है? परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और पेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अकाउंट पेबल होगा जो हमारे पास क्रेडिटर होगा। अब क्रेडिटर जो होगा ये शॉर्ट टर्म ही होता है ना, और मैक्सिमम क्रेडिट डेज कितना होता है जी? पढ़ा होगा आप लोगों ने, 90 डेज होता है। कितना होता है जी? 90 दिनों क्रेडिट होता है। इसके अंदर अंदर आपने पैसे देने होते हैं, और यही अगर आप पैसे जल्दी दे दो, इसी के कंसेप्ट को तो कैश डिस्काउंट कहते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। धन जी, यही कैश डिस्काउंट होता है। अच्छा, क्लियर हो गया? बाकी पढ़ लोगे जी, आसान है। बैंक लोन, बैंक लोन भाई दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का? भाई बैंक से जाके कर्जा ले लेंगे, लेकिन बैंक को कोई चीज गिरवी पे रखवानी पड़ेगी, कोई मॉर्गेज रखवाना पड़ेगा, कोई कागजात रखवाने पड़ेंगे। देन क्लियर? अच्छा, इसको पढ़ाने की जरूरत है। दे में बी सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है बैंक बैक्ड बाय कोलेटरल। कोलेटरल मीन मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मीन कोई चीज गिरवी रखवाना। मिसाल के तौर पर अगर बैंक किसी गिरवी के बगैर आपको कोई लोन दे दे, अब तो लोन लेके मुल्क से बाहर निकल जाएंगे ना, तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा। तो सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन कौन से होंगे? जो दिया जा रहा है विदाउट एनी कोलेटरल, विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोलेटरल मीन सिक्योरिटी, मॉर्टगेज।
थर्ड वाले पर आ जाए। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट बच्चों, क्या जी? कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। ये जो कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों के दरमियान में कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट होगा। मिसाल के तौर पे अ कमिटेड क्रेडिट लाइन एक लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट का मतलब लॉ इन्फोर्सेबल है, केस कर सकते हो। लीगल एग्रीमेंट बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन आ जाते हैं? बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है। कहता है ये लीगल एग्रीमेंट है जी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के और बोरोअर सेटिंग आउट द कंडीशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। कहता है बोरोअर सेटिंग आउट द कंडीशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। ये बोरोअर के दरमियान में, जिसने उधार लेना होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारा लेंडर होता है, उधार देने वाला, उनके दरमियान में एक लीगल एग्रीमेंट तय हो जाता है। जब यह एग्रीमेंट तय हो गया, वन साइंड द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लेंड मनी टू द बोरोअर। तो फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा वो बोरोअर को पैसे उधार दे देगा, प्रोवाइडेड दैट द बोरोअर डजंट ब्रेक द कंडीशन। इस असूल पर कि बोरोअर जो भी कंडीशन होगी उसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। इसका फायदा होता है कि आराम से उनसे लोन मिल जाता है, कोई कोलेटरल, कोई मॉर्गेज की हमें जरूरत देने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अ लाइन ऑफ क्रेडिट में अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू बोरो अप टू 1 million, बट इट मस्ट पे ऑफ द क्रेडिट विद इन 1 year। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, हम आपको मैक्सिमम 1 million देंगे और आपको 1 साल के अंदर हमें वापस करना पड़ेगा। क्लियर? यहां से एग्जामिनर लाइन ऑफ कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट के ऊपर एक एमसीक्यू बुक रीडिंग से उठाकर बनाएगा। वो क्या कहता है? लाइन ऑफ क्रेडिट की एक स्पेशलिटी है, ये स्पेशली कब होगा? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट दैट इट नीड फंडिंग इन फ्यूचर। अगली बात एमसीक्यू में पूछेगा, बट डजंट नो एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ मच इट विल नीड। कहता है कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट तब यूज करते हैं जब बिजनेस को यह पता ही नहीं है उसको कब कितना पैसा चाहिए। डन? जब इन केस ऑफ इमरजेंसी, वही यूज करता है। ये बैंक से तो प्लान्ड होता है ना कि बैंक से कर्जा लूंगा, उसे ये काम करूंगा और उसको इंटरेस्ट के साथ इतनी देर में वापस कर दूंगा। फोर्थ वन आ गया ऑपरेटिंग लीज। फोर्थ वन क्या आ गया जी? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के ऊपर सेपरेट एमसीक्यूज बनते हैं और ये लास्ट वाली लाइन से एमसीक्यूज बनते हैं। ऑपरेटिंग लीज है क्या? ऑपरेटिंग लीज इन सिंपल मीन रेंटल एग्रीमेंट। क्या जी? रेंटल एग्रीमेंट। ऑपरेटिंग लीज क्या जी? रेंटल एग्रीमेंट। और ये हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग पढ़ा था, जो हमारा इजारा होता है। इजारा क्या जी? एक रेंटल एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट है। डन जी? एक लीज एग्रीमेंट। डन? ये रेंटल एग्रीमेंट होता है जी, लीज एग्रीमेंट होता है जी। इसमें होता क्या जी? हम एक एसेट किराए पे लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के पैसे दे देते हैं, इस्तेमाल खत्म, एसेट वापस कर देते हैं। दैट्स अ ऑपरेटिंग लीज। डन जी? अच्छा जी। A lease is a contractual agreement where one party, the owner of the asset, इसको कहते हैं लेसर। क्या कहते हैं जी? लेसर। ये भी इंशाल्लाह कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे लीजेस का। डन? हमारे पास वन पार्टी जो कि ओनर होगा एसेट का, उसको क्या कहते हैं? लेसर। ग्रांट द अदर पार्टी राइट टू यूज करे। राइट टू यूज करेगा भाई, आप मेरे एसेट को क्या कर लो जी? इस्तेमाल कर लो। जैसे रेंटा कार वाले होते हैं, गाड़ी देते हैं भाई, इस्तेमाल कर लो। इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक पेमेंट, और पीरियोडिक पेमेंट आप क्या करेंगे? मुझे रिटर्न देते रहेंगे। इन सिंपल टर्म, लीजिंग इन अ रेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एसेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग लीज हो जाएगा। डन जी? ओके, इसको पाके पढ़ लीजिएगा, आसानी। फिफ्थ वाला आ जाए फैक्टरिंग डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल।
फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। ये फैक्टरिंग डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था जब मैंने आपको अदर बैंक्स के बारे में पढ़ाया था। अदर बैंक्स के फीचर उसमें था बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ, ये डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज है बस। डन जी। फैक्टरिंग डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल क्या है? डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज लिख लें। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये ना पूछना है क्या होता है, वो कहानी पता है ना, एक बंदा उसको उधार देता है, अब उसको खुद पैसों की जरूरत पड़ देती है, वो डॉक्यूमेंट लेके बैंक के पास जाता है, बैंक को डिस्काउंट करके थोड़े से पैसे काट के उसको पैसे दे देता है, और फिर रिमेनिंग बैंक कहता है मैं उससे खुद ये पैसे ले लूंगा। ये वाला सीन होता है। ये हमारे पास बच्चों हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। डन बच्चों, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आधा ही रहेगा। बस 5 मिनट और पढ़ेंगे फिर छुट्टी। सारा कंप्लीट तो ऑब्वियस बात है हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कम से कम चले 5 मिनट तो हम पढ़ सकते हैं। और सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहां से हम इकट्ठा कर सकते हैं? सबसे पहले लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ना हम शॉर्ट टर्म पे गुजारा कर सकते हैं। कहता मसला ये 10 करोड़ की मशीन खरीदनी है, अब 10 करोड़ तो मेरे पास है ही नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं से उधार ही लूंगा। तो परचेज ऑफ न्यू एसेट, फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को चलाने के लिए मुस्तकिल तौर पर मुझे पैसा चाहिए। मुझे 6 माह के लिए पैसा नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन हर साल पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो मुसलसल फिर मैंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को अपना हिस्सा बना लिया। इनहेंस द कैश फ्लो ऑफ कंपनी। कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, ताकि नजर आए कि हमारे पास पैसा ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट R&D ऑपरेशन, मुझे रिसर्च करनी है। आपको पता है रिसर्च कैसी होती है? पैसे के ऊपर होती है। पैसा होगा तो रिसर्च कर पाओगे। कंस्ट्रक्ट और बिल्डिंग न्यू प्रोजेक्ट, डेवलप न्यू प्रोडक्ट, डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इंक्रीज फैसिलिटी। मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना चाहता हूँ और अपनी फैसिलिटीज बढ़ाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर लाइब्रेरी, और मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी ओपन कर ले न्यू बनाना चाहता हूँ, IT लैब को इंक्रीज करना चाहता हूँ। डन जी। वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि एम्प्लॉइज क्या कर सकें, काम कर सके वहां पे। बात समझ लगती है जी? जैसे गूगल वाला करता है, गूगल वाला अपने एम्प्लॉयज के लिए पूरा के पूरा एक माहौल इन्वायरमेंट किया। भाई आप सो भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, जिम भी कर सकते हैं, खाना शाना भी खा सकते हैं जी, ठीक है जी। ETC एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशन, और अपने बिजनेस को ऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर में बिजनेस कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मुल्तान वाली साइड पे निकल जाऊँ, कराची वाली साइड पे निकल जाऊँ, इस्लामाबाद वाली साइड पे निकल जाऊँ। डन जी। ओके। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में बच्चों ये अब हम डिटेल में, ये पता ही ना आपको डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, बैंकों से कर्जा लेना, फाइनेंशियल। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इक्विटी को डिटेल से पढ़ेंगे कि हम शेयर कैसे इशू करके और कैसे कैश अरेंज कर सकते हैं। डन। ये इंशाल्लाह ताला हम कल वाली क्लास से यहां से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आज का होमवर्क क्या है? चैप्टर नंबर 3 के MCQs पढ़ कर आएंगे। डन बच्चों, अल्लाह हाफिज।